नागपूर, आय वॉन्ट टू सी युअर जोश. मला बघायचं आहे की इथल्या एंटरप्रेन्योर्स मध्ये किती जोश आहे. पॉडकास्ट की शुरुआत करें. यस, आवाज नहीं आ रही है. लेडीज एंड जेंटलमैन, शो योर एनर्जी. यस, इफ यू ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. तो पहला सवाल, आप विदर्भ के एक छोटे शहर में बड़े हुए हैं जहां ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड था और ना कोई विरासत में संपत्ति और ना कोई कनेक्शन. वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? अरे बाप रे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है. बात सही है एक्चुअली. क्या होता है ना, सभी लोगों को यही लगता है कि यार ये बड़ा बिजनेसमैन बना, इसके ऊपर कोई गॉडफादर होगा, है ना, किसी बड़े इन्वेस्टर का हाथ होगा. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. आज हमारा जो ब्रांड वैल्यूएशन है वो 500 करोड़ है एंड वी आर टोटली बूटस्ट्रैप. हमारा ना कोई गॉडफादर था ना कोई इन्वेस्टर था, हमने ये खुद से ही किया. पर एक मोमेंट ऐसा था जहां पे मुझे ऐसे लगा कि नहीं, सच में बिजनेस ही करना चाहिए. और वो था मेरे बचपन का स्ट्रगल. हम लोगों ने अपने लाइफ में, मतलब मेरी मदर भी वहां पे है, मेरे पूरा फैमिली, ब्रदर वहां पे है, माय एंटायर फैमिली, वाइफ, माय ब्रदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ. तो इन सबको पता है कि ये स्ट्रगल बहुत किया इन्होंने बचपन. तो वो स्ट्रगल ही था जब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब यहां से करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे और बिजनेस में ही सब कुछ है. तो मैंने इसीलिए मेरा पहला बिजनेस 16 साल की उम्र में शुरू किया. क्या बात है. मैंने वो 16. तो जब आप 16 साल के थे तब से आपने बिजनेस की शुरुआत की. जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके पहले आपने 2-3 बिजनेसेस किए जो आपकी लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे. एंड जनरल लाइफ में ऐसा होता है कि हम एक बिजनेस करने के बाद ना टायर्ड हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं करना है और व्हाटएवर. लेकिन 3 बिजनेस में उतनी सक्सेस ना मिलने के बाद भी कौन सी ऐसी चीज है जहां से आपको मोटिवेशन मिला, जहां से आपको ताकत मिली है कि मैं अपना अगला बिजनेस भी खड़ा करूंगा और उसे सक्सेस करूंगा? क्या बात है. एक्चुअली जो 16 साल की उम्र में मेरे जो पहले के 3 बिजनेस थे वो पूरे फेल्ड थे. मतलब चौथी बार हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ करना है लाइफ में, बराबर. लेकिन मेरे अंदर में एक फायर था और वो फायर मैंने कभी बुझने नहीं दी. आई जस्ट हैड अ वन इंस्पिरेशन इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज धीरूभाई अंबानी. मेरे सामने एक ही इंस्पिरेशन थे और हमेशा रहेंगे. मैं इनके अलावा किसी को नहीं मानता. धीरूभाई अंबानी. मुझे एक ही चीज पता थी कि इनका बैकग्राउंड नहीं है, इन्होंने किया और ये भी कई बार हारे, तो मैं भी हारूंगा. तो मैंने चौथा इसीलिए शुरू किया था कि मैं देखना चाहता कि चौथे में मैं और थोड़ा अच्छे से हारूं. ठीक है, 3 बार तो हार गया था. अब चौथी बार मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से हार के देखते हैं. पर चौथा वाला चल गया. तो जब आप तैयार रहते हो ना हारने के लिए, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको जीतने से नहीं रोक सकती. ये चीज हमेशा याद है. सो ऑलवेज फाइट टू लूज सो दैट यू कैन विन वेरी इजी. तो अभी हमें ऐसा पता चला है कि 6 महीने में आपने मतलब प्रिपरेशंस की है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग गया था. आपका बिजनेस करना है बट आपको लग गया गवर्नमेंट जॉब. फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो आपने गवर्नमेंट जॉब भी किया और आपको बिजनेस करना था. तो साइमल्टेनियसली आपने अपना बिजनेस भी शुरू किया. तो ये जो डबल टास्क है लाइफ में, हम सिंगल टास्क नहीं संभाल पाते. सो ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डबल टास्क जो है, ये कैसे आपने मैनेज किया अपनी लाइफ में? वही एक छोटी सी चीज होती थी. जब मैं बैंक में रहता था 10 से 5 बजे तक, बहुत सारे कस्टमर सामने होते थे. कुछ अकाउंट का बैलेंस पूछते थे, सर अकाउंट में बैलेंस दिखाओ. एक आम आदमी आता था जो जॉब करता था, उसका बैलेंस मैं बताता था, सर कि आपके अकाउंट में 35,000 है, 45,000 है. और जब एक बिजनेसमैन आता था, क्योंकि मैं बैंक में था तो मेरे तरफ दोनों कस्टमर आते थे, एक जॉब वाला भी आता था, एक बिजनेस वाला भी आता था. फिर जब बिजनेस वाले को मैं बैलेंस बताता, उनके पासबुक नहीं होते, उनके चेकबुक्स होते थे. तो चेकबुक देखकर जब मैं बैलेंस बोलता था 35 लाख, 45 लाख,
55 लाख। तो वहीं पे एक चीज क्लियर हो गई थी कि भैया ये जॉब कर रहा है इतना बैलेंस है, ये बिजनेस कर रहा है इतना बैलेंस है। तो मैंने एक ही काम करना चाहिए, 6 बजे जब मैं घर जाऊंगा तो मैं मेरे बिजनेस पे ध्यान दूंगा। तो मैं शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक अपने काउंसलिंग टेबल पर बैठता था कंटिन्यूअस। सो मेरे कस्टमर, बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर ही मेरा मोटिवेशन बन गए थे। अगला मेरा सवाल टेंटेटिव वही था कि 6 बजे तक ऑब्वियसली आपका जो भी वर्किंग था ऑफिशियल वो तो आपको करना ही है, तो जो आपने बिजनेस खड़ा किया, लोगों का घर जाने का टाइम होता है और आपका काम का वर्किंग टाइम शुरू होता था, तो वो सब चीजें जो आपने अपना बिजनेस खड़ा किया, तो वो मजबूती आपको कैसे आई कि आपने फर्स्ट तो किया ही, देन 6 के बाद डबल वर्किंग हो गया, तो आप कैसे मैनेज करते थे डबल वर्किंग शिफ्ट, देन सुबह होने के बाद अगेन बैक टू नॉर्मल? यस, एक्चुअली मजबूती डुअल मजबूती थी मेरे पास में। शादी के पहले माँ और शादी के बाद बीवी, ये डबल मजबूती मुझे काफी अच्छी मिली। शादी के पहले मदर का बहुत जबरदस्त सपोर्ट, अभी भी ये कंटिन्यू, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये देखो, आप पेरेंट्स हो ना, एक सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है आपके बच्चों को अगर कुछ करना अच्छा लगता करने दो, आप उनको ये डिमोटिव, सिंधी मारवाड़ी गुजराती बन जाओ, अपने बच्चों को धंधे की तरफ भेजो। सही कह रहा हूँ मेरी देखिए बाकी के मदर्स क्या बोलते हैं, बेटा ये बिजनेस है तुझसे नहीं हो पाएगा, बट बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएगा। उनके माँ बाप खुद ही बोलते थे बेटा तेरे को करना ही यही है, राइट? तो मदर ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू वैसे मत कर। फिर शादी हो गई, मैं बैंक ऑफ इंडिया में था तभी मेरी शादी हो गई। फिर वाइफ ने भी ये नहीं बोला कि आप 6 बजे के बाद मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मुझे घुमाने लेकर नहीं जा रहे हो, मुझे रेस्टोरेंट नहीं लेकर जा रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए। तो ये दोनों ने इतना मोटिवेट किया कि मेरे अंदर का धीरूभाई अंबानी जगाने के पीछे इन दोनों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं उसका पहला पार्ट होता है फंडिंग, और जितना मेरे इंफॉर्मेशन के द्वारा आपने बाहर से कोई फंडिंग नहीं ली, क्योंकि जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने क्लोज वंस के पास जाते हैं, उन्हें वी ऑलवेज आस्क देम फॉर फंडिंग और फॉर सम अमाउंट। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये जो बिजनेस शुरू करने का जज्बा आपके अंदर था, उसकी फंडिंग आपने कैसे अरेंज की, क्योंकि आपने कहीं से ली नहीं, तो ये ईमानदारी की जो जज्बा था ये कैसे आप में आया? सबसे पहले बिजनेस खड़ा करने के लिए बड़ा पैसा नहीं लगता, बड़ा आइडिया लगता। पॉइंट नंबर 1, आई वर्कड ऑन दैट आइडिया ओनली। सच में मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं एक बड़ा ऑफिस बना सकूं या बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकूं, बट बड़ा आइडिया जरूर था। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड माई टेक पीपल अराउंड मी, जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया लोगों तक पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल मैंने फंडिंग नहीं उठाई। पॉइंट नंबर 1, मेरा एक ही टारगेट है कि मेरी 2 कंपनीज जो है, जो 6 कंपनीज आप पीछे देख पाओगे, उसमें से अपना एस्ट्रो पॉइंट नंबर 1 और फ्रैगनम, इन दोनों की आईपीओ की एबिलिटी है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कम से कम 5000 करोड़ कुछ वैल्यूएशन पे पहुंचे और फिर हम लोग आईपीओ लेके आएंगे। फंडिंग नहीं, फंडिंग उठाएंगे तो पब्लिक से ही उठाएंगे, आईपीओ से उठाएंगे। पर आप ये गलती नहीं करना। अब ये इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं इन्वेस्टर भी हूं, स्टार्टअप्स में पैसे डालता हूं, इसीलिए नहीं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक राउंड आप लोगों को रेस करना है। आप जितने भी बिजनेस वाले हो ना, एक राउंड रेस करके उसका पीआर करके उसका वैल्यूएशन बढ़ा दो। सीएज है, आज अगर हमारे पास में कोई सीए है तो एक बार हाथ दिखा दीजिए, सीए एडवोकेट जिनको फंडिंग का नॉलेज है, कोई अगर हो तो प्लीज उनसे एक बार कनेक्ट हो जाना। पहला राउंड आप लोगों को रेस करना है, दैट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, F&F। अगर आपको कहीं नोट करके रखना हो तो रख लीजिए प्लीज। आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना जो मैंने की हुई है, क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई गॉडफादर था नहीं। गॉट माय पॉइंट, मुझे बताने वाला कोई गॉडफादर था ही नहीं। पर अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे वो टाइम पर फंडिंग मिल गई होती तो आज 500 करोड़ की जगह शायद हो सकता है 5000 करोड़ होता, है ना? पर आप ये गलती ना करें, पहला फ्रेंड एंड फैमिली राउंड रेस करें, कितने का भी करें। आप 1 करोड़ दिखा दीजिए या 10 लाख दिखा दीजिए। 10 लाख तो आपके घर पे रखा होता है, 10 लाख में आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करके 10% का डायरेक्टरशिप आप अपने फैमिली मेंबर को दे दें और डिक्लेयर कर दे कि मेरे कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ है। ऐसा करते करते धीरे धीरे करते करते आप सीरीज सी तक तो भी पहुंच जाइए प्लीज।
क्योंकि मैंने अभी भी 500 करोड़ पे हूं, मुझे पता है कि मेरे को 5000 करोड़ करने को और 10 साल लग सकते हैं, पर आज की डेट में वो जल्दी भी हो सकता है। मैं मेरे कुछ आईपीओ के टारगेट्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर आप वो मत गलती करना। ऐसा मत सोचो कि यार वैल्यूएशन का गेम नहीं खेलना है, ये सब नहीं होता। इंस्टाग्राम के वो रील स्क्रॉल करके वो मत सोचिए कि वैल्यूएशन का गेम मुझे नहीं खेलना है, कैश बर्न फालतू के एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, नहीं। इसकी जरूरत है, फंडिंग भी उठाओ और कैश बर्न भी करो, कुछ नहीं होता एवरीवन। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस आप ही का ही बनना है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर मुड़ना चाहेंगे। जैसे हमने काफ़ी बार ये पॉइंट रखा कि आपने अपना जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आए, सो 2024 में 2024 में आपने अपना जॉब छोड़ा और पूरे तरीके से आपने बिजनेस में कदम रखा। अब जो 6 o'clock तक टाइम था वो भी आप अपने बिजनेस में देने लगे। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा समय था जहां आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम, जहां मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस में एंटर करना चाहिए? सो ऐसा कौन सा हीट ऑफ द मोमेंट था? एक्चुअली इसके लिए मेरे काफी अच्छे परिचित है जिनके वीडियोस आपने देखे होंगे। वैल्यू मनी सर, कितने लोग जानते हैं उनको? क्या बात है, वैल्यू मनी सर इज वेरी नोन टू मी। उनका इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते एक वीडियो आया, लाइफ में रिस्क लो, ज्यादा कुछ नहीं करने का, एक बाल लेने का और सीधा पहाड़ पे डालने का और उसको जोर से खींचने का। आया तो पहाड़, गया तो बाल। गॉट माय पॉइंट? तो वो टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि भैया अब वो बाल डालने का वक्त आ गया और खींचने का वक्त आया। बिल्कुल, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट यही था कि मेरे लोन्स खत्म हो चुके थे। देखो, मेरे से इंस्पायर होके रिजाइन मार के मत भिड़ जाना, ठीक है? स्मार्ट एग्जिट लो। मैं हर इवेंट में यही बोलता हूँ कि नहीं, उन्होंने हमारा बैंक ऑफ इंडिया छोड़ दिया, अच्छे से 35-50 हजार आ रहे थे घर बैठे बैठे, 10 से 5 वाली लाइफ अच्छी चल रही थी, वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने 2014 से 2024 लगा दिया रिजाइन करते करते। तो डायरेक्ट एग्जिट मत लो आप जो जॉब कर रहे हो। जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम दो और फिर आपके पास में कोई कर्जा ना हो, आपके लाइफ पार्टनर अर्निंग हो, राइट? आपके पास में आप मदर का पेंशन का कार्ड हो, मतलब उतनी चीजें आपके पास हो तो आप सेफ और सिक्योर हो। इसका मतलब कैसे भी करके आप भूखे तो नहीं सोओगे, अपने घर वालों को भूखे नहीं सोने दोगे। तो मेरे पास में वो स्टेज आ गया था, लोन खत्म हो गए थे, राइट? घर में सैलरीज आ रही थी, घर में पेंशन आ रहा था, तो सोचा यार चलो मार ही देते रिजाइन, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो बाल। तो इस तरह से मैंने रिजाइन किया। देन फुल फ्लेज में मेरे सारे ऑफिस स्टार्ट हुए। करंटली आई हैव एन ऑफिस इन नागपुर महाराष्ट्र विद 25 पीपल। मोहाली में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, दैट इज विद टाई अप विद द अदर ब्रांड, उसमें वी हैव अराउंड 100 पीपल। कोलकाता में भी वी हैव अ टाई अप ऑफिस और उस ऑफिस में वी हैव अराउंड 30 to 40 लेबर्स एंड फ्यू पीपल्स एज वेल। हमारा गोदनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फ्रैगनम का, एंड वी आर एम्प्लॉइंग अराउंड 10-12 पीपल देयर एज वेल। तो इस तरह से ये 2 साल में किया वाला काम है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि पहले स्लो खेलो, एग्जिट लो, फिर स्पीड बढ़ा दो और बाद में स्पीड बढ़ा के आपको जितने रिस्क लेने हैं लो, पहले मत लो। परिवार वाले आपके पास में, उनका भी आप ही को देखना है एट द एंड ऑफ द डे। तो जॉब वाले ये लोग ध्यान रखें कि बिजनेस में उनके कभी आना है, जब नाम नहीं है और थोड़ा सा जब हम कुछ नया वेंचर शुरू करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ दी ऑडियंस जिनके माइंड में हमेशा पहला नेगेटिव थॉट आता है, क्या ये सक्सेसफुल होगा, और ये अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये सक्सेसफुल होगा और मैं बड़ा बनूंगा, ये होगा, ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं होता है। हमने अब तक आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुनी है, मतलब आपकी सक्सेस के बारे में ही हमने बात की है जब से आप इस हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। सॉरी टू से, अब आपके फेलियर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि आपके कुछ बिजनेसेस हैं जो फेलियर हुए, ऑब्वियसली उसमें काफी फंडिंग लगी होगी, जो अमाउंट फंसा होगा, फिर आपको काफी तकलीफ हुई होगी। तो आपकी जो लाइफ की असफलता है, जो फेलियर्स है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसके साथ आपका रिश्ता कैसा रहा और आप उसमें भी कैसे फर्म रहे अपनी लाइफ में। फेल तो मैं बहुत हुआ हूँ, सच बता रहा हूँ, फेल बहुत हुआ हूँ। मतलब जितने मेरे सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं है उतने मेरे फेल स्टार्टअप है, फ्रैंकली स्पीकिंग।
मतलब अगर आप बिजनेस में एंटर हो रहे हो तो ये समझ के चलना दैट डोंट कीप योर ऑल द एग्स इन वन बकेट। मतलब आपके जो एग्स है, अंडे है, उसको एक ही बकेट में मत डालो। एक फूटा सबको लेकर फूटेगा, वो कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कंफर्म वो सबको लेकर डूबेगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि मैंने रिस्क लिया। सारे बिजनेसेस को मैंने वर्टिकली बढ़ाकर राइट उसे वर्टिकली एक्सपांड किया, लेकिन फेल होने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि कुछ पास हो रहे हैं। पर हाँ, फेल होने वाले थोड़े ज्यादा है, अभी भी मैं बता रहा। मेरा एसडी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एकेडमी फेल्ड, एमसीएस ग्लोबल फेल्ड, करियर क्रॉनिकल फेल्ड, फॉरेक्स किंगडम फेल्ड। ऐसे ओलर्न एकेडमी, ओलर्न मैंने जब एडटेक बना भी नहीं था तब मैंने ओलर्न बनाया था, दैट टू एडटेक, बायजूस के आने के पहले ओलर्न था, फेल्ड। तो मेरे सक्सेस वाले ब्रांड्स कम है, फेलियर वाले ब्रांड ज्यादा है। पर याद रखना कि आप पैरेलली पहले एक ब्रांड को अच्छा बना दो, प्रॉफिटेबल बना दो, और फिर दूसरा ब्रांड मत ओपन करो, आप 3 और ओपन करो या 2 और ओपन करो। क्यों? क्योंकि अगर 50% भी अगर आपके हारने के चांसेस होंगे तो वो जो 2 नए स्टार्ट किए आपने उसमें से एक हारोगे और एक जीतोगे। तो याद रखना, कभी भी बिजनेस जब आप एक से प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो एक ही स्टार्ट मत करना, 2 स्टार्ट करना, और एक में अपने सोच के रखना चाहिए कि भाई इसमें पूरी ताकत लगाएंगे, फेल हो गए तो फेल हो गए, अगर दोनों जीत गए तो इट्स वेल एंड गुड, आपके पास ही अच्छा खासा पैसा आएगा। तो ऐसा सोचकर आपको आगे बढ़ना है फॉर श्योर। तो फेल में बहुत हुआ, फेल होने से डरो मत, क्योंकि आप जितना ज्यादा डरोगे आप उतना ज्यादा हारोगे। तो बिल्कुल एवरीवन, अभी भी इसमें से अभी भी उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी हम लोग कैश बर्न पे ही है, पर वो जो 3 चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, पूछो ही मत। तो इस तरह से आपको चलना है एवरीवन, मल्टीपल रिस्क डाइवर्ट करो आप। When a failure is the first step of success. Exactly. तो आई थिंक वो रूल जो है आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया है, देन वो सीढ़ी आप चढ़ते गए तो आज आप इस मुकाम पे हैं। तो आप छोटी सिटी से, वरोरा से बिलोंग करते हैं, राइट? मेरा बर्थ एक्चुअली वरोरा में हुआ, फिर हम लोग शिफ्ट चंद्रपुर हुए, चंद्रपुर में ही मैंने आईबीपीएस क्रैक कर लिया और मैं कोल्हापुर चले गया था। तो कहीं ना कहीं चंद्रपुर भी छोटा ही सिटी है एज कम्पेयर टू नागपुर, वरोरा भी छोटा सिटी है जहाँ 500 करोड़ का बिजनेस ऐसे जोड़ा नहीं जाता है कि ये 500 करोड़ का बिजनेस यहाँ हो सकता है। यूजुअली अगर हमें कोई बिजनेस में आना है तो बहुत सारे बहाने लोग देते हैं कि मैं ना इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, यार मुझे तो बाप दादा की जायदाद नहीं मिली है, इसके पास तो सब कुछ है इसीलिए आगे बढ़ गया। तो इन लोगों को जो बहाने देते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे टैकल करना चाहेंगे? एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है ना कि अगर मेरे बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया जो उसके बाप ने किया, तो आप ये समझ लो अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका बेटा भी वही सोचेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकते हो ये चीज, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी तो आपके लिए यही सोचेंगे ना कि काश मेरे बाप ने कर लिया होता जैसे उसके बाप ने उसके लिए किया। तो ऐसा कभी मत सोचो कि आपको बड़े बिजनेसेस आपके पेरेंट्स से नहीं मिले, बड़ी प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स से नहीं मिले। आप इतने लकी हो कि आपको एक इंसान एज अ ह्यूमन बर्थ मिला, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो कभी ऐसे मत सोचो कि यार उसको मिला मुझे नहीं मिला, मुझे खुद करना पड़ रहा है। करो ना, ताकि आपके बच्चों को उसे बढ़ाने का मौका मिले। ना कि देखो, बिजनेस में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप रिटायर जब होंगे तो आपके बच्चों को वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपके बच्चों को वापस जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने किसी चीज को जीरो से 100 पर लेकर गए, अब आपके बच्चे को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके पास 100 है। अब वो 100 से 1000 भी कर सकता है, 100 से 10,000 भी कर सकता है। तो इसीलिए गो फॉर द बिजनेस। बिल्कुल। तो यूजुअली आपकी सक्सेस लाइफ कुछ ऐसी रही है, रेशियो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इसमें रोलर कोस्टर एब्सोल्युटली। सो इसमें आपने जो कुछ बिजनेसेस किए हैं बिना किसी के फंडिंग के, जो जहां तक हम समझते हैं कि आपने रिटेल का बिजनेस किया है, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी में बिजनेस किया है, तो इन सबको जोड़ने वाला एक क्या सिद्धांत था आपके जीवन में? जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जैसे मैंने बोला
कि मैं बिजनेस में अगर किसी को सबसे ज्यादा मानता हूँ तो वो धीरू भाई अंबानी को मानता हूँ, लेकिन सिद्धांतों की जब बात आती है तो मैं सर रतन टाटा को बहुत ज्यादा मानता हूँ इस चीज में। बिजनेस उनके, सिद्धांत इनके। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब टाटा ग्रुप जैसी कंपनी को एम्प्लॉय क्यों चुनते हैं पता है आपको, कि यार मैं टाटा ग्रुप में होना चाहिए, टाटा ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये ना गवर्नमेंट चलाते थे जब सर रतन टाटा थे। अभी तो खैर बहुत सारी पॉलिसीज उनकी चेंज हो गई, पर रतन टाटा सर जब थे तो उनका कोई स्टाफ छोड़कर नहीं जाता था, आखिरी चॉइस होती थी। जब लोगों को रिटायर, जब सब स्विच मार लिया आईटी में, तो आखिरी में हमें टीसीएस में आना होता है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो मेरे लिए मेरी टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मेरे ब्रांडिंग हेड मंदार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरी एचआर हेड जानवी यहाँ पर जुड़ी हुई है। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टीम अ लॉट, और मैं ये अब मेरे लिए नहीं करना चाहता। अभी खैर वी आर एम्प्लॉइंग ऑलमोस्ट 150 to 200 पीपल, समथिंग लाइक दैट। 150 से 200 लोगों को हम लोग अभी कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए। मेरा सपना है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों के लिए कुछ करूं, तो बड़ा एक कॉन्ग्लोमेरेट बनाना है, बट ओनली फॉर द पीपल। हो गया, मतलब जितना अपने लिए करना था उतना सब कुछ कर लिया। अब मुझे मेरे लिए नहीं करना, आई हैव टू डू इट फॉर माय फ्यूचर। तो अब तक तो हमने आपके बारे में बात की है, सडनली ये टॉपिक निकला है कि आपके लोग, आपके एम्प्लॉइज वी कैन से, जो आपके अंडर आपके साथ काम करते हैं, तो जब आप उन्हें हायर करते हैं, क्योंकि काफी सारे एम्प्लॉइज जो है वो आपके अंडर काम करते हैं, तो जब आप उन्हें हायर करते हैं आपके बिजनेस के लिए, तो क्या क्या ऐसी आप उनमें क्वालिटीज देखते हैं, या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? मैं एक्चुअली सही बात बता रहा हूँ आपको, और आपके भी काम आएगा। मेरा सीक्रेट है, और मैं आज वो सीक्रेट सच में आपको दे रहा हूँ। आई नेवर हायर स्टाफ, आई हायर एंटरप्रेन्योर्स। इंटरव्यू में मुझे दिख जाता है कि भाई इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता है, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मतलब ये दोनों शायद इनको लग रहा होगा हमारे साथ गेम खेल गए सर, बट फैक्ट है, रियलिटी है। मुझे इन दोनों में भी एंटरप्रेन्योर दिखता है, और मुझे मेरे सारे जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योर दिखता है। और मैं क्या करता हूँ बाद में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इनके अंदर एंटरप्रेन्योर देखा, इनके साथ मैं साल भर या 2 साल कंटिन्यू काम करता हूँ, और फिर मैं इनको बिजनेस में स्टेक दे देता हूँ, इक्विटी देता हूँ। आई गिव इक्विटी। गॉट माय पॉइंट? मतलब क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंटरप्रेन्योर वाली कैपेबिलिटी है, लेकिन इनके पास में फाइनेंस नहीं है, फंड्स नहीं है, कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो मैं क्यों नहीं इनको एंटरप्रेन्योर बना सकता? तो इस तरह से एक्चुअली अपना एस्ट्रो भी स्टार्ट हुआ। अपना एस्ट्रो के जो सीटीओ है, जो कंपनी का 25% होल्ड करते हैं, वो मेरे एम्प्लॉय थे। मैंने बाहर से हायर नहीं किया, ही वाज माय एम्प्लॉय। आज वो सीटीओ है और अपना एस्ट्रो में 25% होल्ड करता है, इक्विटी, शेयर्स नहीं, इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। गॉट माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को हायर मत करो। एम्प्लॉय अपना काम करेगा, 10 से 6 जाएगा, वो आग नहीं, वो जोश नहीं, वो जुनून नहीं। पर असलियत में आपको जिनको बड़ा बनाना है ना, उन लोगों को हायर करो। वो पैसे नहीं डाल सकते, आप पैसे डालो, आप बिजनेस को बनाओ और उन्हें इक्विटी दे दो, ताकि वो अपनी कंपनी को अपने जैसा चला सके। स्टाफ तो खैर ऐसे भी मिल जाता है, इंटर्न भी ऐसे भी मिल जाता है। इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना लो, इंटर्न्स है, अपना पे प्रोफाइल बना लो, स्टाफ मिल जाएगा। स्टाफ को हायर मत करना, एंटरप्रेन्योर्स को हायर करो, गिव देम इक्विटी, चलेगा। ऐसे मत बोलो कि कैसे कैसे इक्विटी दे देंगे, हमने इतनी मेहनत से बिजनेस बनाया है। नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं बनेगा। पैसा लाने के लिए पहले देना सीखना चाहिए। सो इसीलिए मैं लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये क्वालिटी होनी चाहिए स्टाफ के अंदर, एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटी। ये क्वालिटी आप ढूंढते हैं, और ये क्वालिटी में आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी नहीं। सो यू हैव बेस्ट स्टाफ एवर। एग्जैक्टली। ओके, तो अब तक जब आपने बिजनेस की शुरुआत की, तब आप एक आम आदमी बोल सकते हैं, सोलो प्रोप्राइटर, जो छोटी सी सोच के साथ आगे आगे बढ़ते गए, और आपने जो सफर तय किया सोलो प्रोप्राइटर से एक कंपनी के सीईओ का सफर जब आपने तय किया, तो आपने ये कब से सोचना शुरू किया कि अब सोलो प्रोप्राइटर नहीं यार, अब तो एक बड़े से कंपनी का सीईओ मुझे बनना है? आपने कब से सोचना शुरू किया, और यह बदलाव किस वजह से आपकी लाइफ में आया?
सबसे पहले तो बिजनेस करना है ये बहुत पहले से क्लियर था, क्योंकि जैसे मैंने बोला जब मैं 16 साल का था तभी से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो ऐसी फीलिंग आने लग गई कि बिजनेस तो हर कोई चला सकता है। मतलब वो होता है ना, एक माइंड आपका बढ़ने लग जाता है। पहले ऐसे लगा कि ठीक है, आप एक जॉब है, आपके पास एक जॉब है और एक बिजनेसमैन है, आप दोनों को कंपेयर करने लग जाते हो। आपको यहाँ पे पता है कि इनके अकाउंट में 35 से 45 हजार बैलेंस होता है, इनके अकाउंट में, बिजनेस वालों के अकाउंट में 35 से 45 लाख होते हैं, पड़े होते हैं, ऐसे यूटिलाइज करने के लिए पड़े होते हैं बिजनेस वालों के। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने न्यूज एंड मैगजीन्स पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये 35-45 लाख भी कुछ नहीं है। लोगों के पास में लिक्विड फंड होता है, आपको पता नहीं होगा बट कंपनीज में लिक्विड फंड होता है और वो 3,500-4,500 हजार करोड़ के लिक्विड फंड पड़े हुए होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, 35-45 वाला डन है, कर लिया। 35-45 हजार वाला डन हो गया। अब यहां पे पहुंचा मैं, दैट इज 35 लाख 45 लाख। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि वाई नॉट 3,500 करोड़ 4,500 करोड़ सिर्फ लिक्विड कैश कंपनी के अकाउंट में पड़ा हो। तो उस हिसाब से मैंने जब न्यूज एंड मैगजीन्स पढ़ना शुरू किए, फंडिंग्स वगैरह देखने शुरू किए, सीईओज ग्रुप सीईओज पर स्टडी करना शुरू किया, तब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अपन अब ये वाला हो गया, अब इसकी बात है। सो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा। फिर से ना एक फेल्यूर का सवाल पूछना चाहूंगी कि लाइफ में जब हमारे लाइफ में कुछ फेल्यूर्स आते हैं या हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो बहुत निगेटिव हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में तो काफी सारे फेल्यूर्स आए हैं, एज यू सेड रोलर कोस्टर था पूरा। तो जो फेल्यूर है वो यहाँ से ऐसा कोस्टर आया है, तो वो उसमें आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपने खुद को कैसे संभाला, क्या आपका एक्सपीरियंस था? अब हारने की तो आदत हो गई थी। अब हारने की जब आदत हो जाती है तो फिर डर लगना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप हारने वाले हो तो कैसे ना कैसे करके आप वापस जीत ही जाओगे। मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक चीज सच में कहूंगा, आप कहां कहां पे हार रहे हो ना, उसे एक पेपर पे लिख लो। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को सब आता है, मैं हर जगह पे जीत रहा हूं। आपको नहीं पता, आज आप में से अगर कोई 1 करोड़ साल का कर रहा है ना, आप 10 करोड़ कर सकते हो, आप 100 करोड़ कर सकते हो, पर आपको वो पता होना चाहिए कि आप 10 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे, आप 100 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे। सो एक बुक और एक पेन, ये मेरे लिए मेरा ब्रह्मास्त्र रहा है। जब भी मैं हारता हूं, मैं हार रहा हूं तो क्यों हार रहा हूं। एक कंपनी मेरी लॉस में थी, मैं आपको बता रहा हूं मैं वहां पे कहां जीता। और आपको ये भी बता देता हूं कि अंबानी जी इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता है। आपको ऐसे लगता है कि आपको सेल्स में जीतना है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए सेल्स में जीतना चाहिए? हाथ दिखा दीजिए एक बार सारे बिजनेस वाले। क्या बात है, सेल्स में जीतने वाले बहुत सारे हैंड्स हैं, पर आपको सेल्स से पहले परचेस में जीतना है। क्योंकि आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हो, जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, वो आपके लिए काफी सही है, नहीं और सस्ते में उसे प्रोक्योर करो। आपको पता है धीरू भाई अंबानी, यानी अभी तो मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। रिलायंस जब वो चलाते हैं ना, तो वो वेंडर्स, उनके जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, वो वेंडर्स से 1-1 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं, 1-1 रुपए। अब आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा आदमी है अंबानी, 1 रुपए के लिए लड़ रहा है, पर आप ये तो सोचो वो 1 रुपया एक मटेरियल यानी एक प्रोडक्ट के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे वो एक दिन का 1 करोड़ प्रोडक्ट बेचता है रिलायंस रिटेल में। अब एक दिन का 1 रुपया एक प्रोडक्ट से बच रहा है, तो 1 करोड़ दिन का बच रहा है। दिन का बच रहा है मतलब महीने का 30 करोड़, राइट, 30 करोड़ वो दिन का बचा रहा है। तो आप सोचो कि आप और कहां पे अच्छा कर सकते हो। जैसे मैम ने अभी पूछा, मैं बिल्कुल यही बताता हूं, एक बुक और एक पेन आपके टेबल पर हो, पता करो कहां हार रहे हो और क्या जीत सकते हो। ये आपके 2 पेज हमेशा बनते रहने चाहिए, रोज लिखो, रोज एक पेज, एक डायरी बना लो, लेफ्ट में कहां हार रहे हो और राइट में कहां जीत सकते हो। जहां हार रहे हो उसको इंप्रूव करो, जहां जीत सकते हो उसको इंप्लीमेंट करो रोज। बिजनेस इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट इज नॉट एट ऑल सिंगल थिंग कि आज की और हो गया, नहीं, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस था, है और हमेशा रहेगा। भले ही मैं हारूं या कम कमाऊं, खुद का बॉस बनेंगे, यस, किसी का बॉस नहीं बनेंगे। बिल्कुल।
तो अगर कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने मिस कर दिया, जो आप बोलना चाहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, या एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस कुछ पूछना चाहे, या आप कुछ मिसिंग है जो आप बोलना चाहेंगे? आपके अनुसार छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए सबसे जरूरी 3 फैसले या आदतें कौन सी हैं? सबसे पहला है पढ़ाई। रीडिंग, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, पढ़ना चाहिए। हर एंटरप्रेन्योर ने पढ़ना चाहिए, और वो स्टोरीज या फिर बाकी की चीजें नहीं, एंटरप्रेन्योर वाली चीजें पढ़नी चाहिए, बिजनेस वाली चीज। जैसे टाइम्स मैगजीन हो गया, पेपर में भी आपके घर का पुण्य नगरी सकाळ बंद, सॉरी कोई सुन रहा होगा तो आई एम सॉरी, बट इसको वायरल मत कर देना ठीक है, वो बंद होना चाहिए, और उसी के बिहाफ में द इकोनॉमिक टाइम्स शुरू हो जाना चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड शुरू हो जाना चाहिए। इन हैबिट्स को बदल दो सबसे पहले। रीडिंग में भी आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स बदलने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डायरी राइटिंग। ये कोई नहीं करता। जैसे मैंने बोला, एक डायरी होनी चाहिए। लेफ्ट में लिखो कहां हार रहे हो, राइट में जीतो, राइट में लिखो कि कहां जीत सकते हो। एक को अपने लाइफ से हटाना बंद कर दो, दूसरे को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ये दूसरी पॉइंट है। और तीसरी पॉइंट, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, और ऑनलाइन के जो आपके वीडियोस आते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर दो। एक इंस्टाग्राम आप सभी लोग स्क्रॉल करते होंगे ना, आप एक बिजनेस वाले हो, आपको पता है जब उस पे 3 डॉट पे क्लिक करते हो ना, वहां पे इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड आता है। आप कभी ट्राई करना, इंस्टाग्राम का रील देखो, 3 डॉट पे क्लिक करो और इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो वीडियो आपके काम का नहीं है, आपके बिजनेस का नहीं है, तो नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक करो, बिजनेस वाला कीवर्ड सर्च करो, और उसके रील पर जाके इंटरेस्टेड बटन को क्लिक कर दो। फिर आधा काम आपका डेली सोशल मीडिया स्क्रॉल जो करते हो आप लोग, आधे घंटे का, वो पढ़ाई में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई नो कि हमारी ऑडियंस में काफ़ी सारे बिजनेस वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप पर्सनली उन्हें आके पूछ सकते हैं। वो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।